नमस्कार, जनसेतु के खास प्रोग्राम एनएनए यानी नेशनल न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अंजलि चौहान। यहाँ हम बात करेंगे उन तमाम खबरों की जो आज पूरा दिन सुर्खियों में रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन रोधी कानून के तहत शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनके परिजनों से जुड़े अलीबाग के 8 भूखंड और मुंबई में दादर के एक फ्लैट को अटैच कर दिया है। ईडी के इस एक्शन के बाद संजय राउत ने विरोध किया है। राउत ने कहा कि क्या मैं विजय माल्या, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी या अंबानी अदानी हूँ? चाहे हमारी प्रॉपर्टी जब्त हो, गोली मारो या जेल भेजो, हम नहीं डरेंगे। 2 साल से चुप बैठाने की कोशिश है, चुप बैठा क्या? जिसको फुदकना है, नाचना है, नाचने दो। आगे पता चलेगा कि क्या सच है क्या झूठ है। आइए आपको सुनाते हैं संजय राउत की जुबानी। देखो, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? संपत्ति। संपत्ति का मतलब आप समझ लीजिए, क्या मैं विजय मल्ल्या हूँ, क्या मेहुल चौकसी हूँ, या नीरव मोदी हूँ, या अंबानी अदानी हूँ? जिस घर में मैं रहता हूँ छोटा सा घर है, जहाँ मेरा नेटिव प्लेस अलीबाग, वहाँ 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं है। और वो सभी हमारे मेहनत की कमाई से लिया हुआ उस वक्त 2009 का है। अब ये जो केंद्रीय जांच एजेंसी को लगता है ये कोई मनी लॉन्ड्रिंग है। कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग भाई? किसके साथ हमारा नाम जोड़ो? लेकिन ये राजकीय बदले की भावना से अगर हो रहा है तो जाने। तो मैंने इस बारे में राज्यसभा चेयरमैन को पहले ही इंटीमेट किया था कि महाराष्ट्र की सरकार जो है वो गिराने के लिए मेरे पे दबाव आ रहा है, नहीं तो आपको केंद्रीय जांच एजेंसी का सामना करना पड़ेगा। ये इसी घर में आकर लोग बोल कर गए। उसके बाद एक्शन शुरू हो गई है। हम डरने वाले से नहीं है। चाहे हमारा जो आप बोलते हैं प्रॉपर्टी वो जब्त करो, या चाहे हमें गोली मारो, या चाहे हमें जेल भेज दीजिए। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है। वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा। सर आप चुप बैठेंगे सर? इसके बाद सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको चुप बैठाने के लिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है सर? हाँ, 2 साल से चल रही है ना। मैं चुप बैठा क्या? आप जिसको फुदकना है, नाचना है, नाचने दो। आने वाले दिनों में पता चलेगा सच क्या है, झूठ क्या है। स्नेहभोजनाचा कार्यक्रम, चहापानाचा ठरल्याप्रमाणे सगळे होणार का नाही होणार? का आमच्यावरती काय दुःखाचा डोंगर कोसळला की काय? सुतकात नाही होता मी। सुतक तिकडे लागेल। जो कार्रवाई की है आज ईडी ने, उस पर क्या कहेंगे आप सर? कुछ नहीं, करने दो। जो करना है करने दो। जितने भी गैर कानूनी काम करने हैं हम उनका स्वागत करते हैं। इस देश में सत्य जिंदा रहेगा और कानून को इतने आसानी से मारा भी नहीं जा सकता। कभी ना कभी इस सब का हिसाब आपको देना पड़ेगा। चलिए, चंडीगढ़ के मुद्दे को लेकर हरियाणा और पंजाब आमने सामने है। चंडीगढ़ पर हक जताने को लेकर हरियाणा विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इस प्रस्ताव में पंजाब विधानसभा द्वारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पर दावा करने संबंधी दावे को लेकर चिंता जताई गई है। हरियाणा के तमाम राजनीतिक दलों की ओर से साफ कर दिया गया है कि वो चंडीगढ़ के हर बलिदान के लिए तैयार है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सदन में उनकी सरकार द्वारा लाए गए प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने के लिए प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के सदस्यों को धन्यवाद दिया। खट्टर ने कहा कि प्रस्ताव पर लगभग 3 घंटे तक चर्चा हुई। इससे पहले प्रस्ताव पेश करते हुए खट्टर ने सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण और हिंदी भाषी क्षेत्र को राज्य को स्थानांतरित करने का मुद्दा उठाया। खट्टर ने भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश में हरियाणा के अधिकारियों की तैनाती से संबंधित मामला भी उठाया। पड़ोसी राज्य पंजाब द्वारा केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को आम आदमी पार्टी शासित राज्य को तत्काल स्थानांतरित करने का प्रस्ताव पारित करने के कुछ दिनों बाद हरियाणा सरकार ने राज्य विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के बाद एक राजनीतिक विवाद छिड़ गया था कि केंद्र सेवा नियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के कर्मचारियों पर लागू होंगे। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी है। सतलुज यमुना लिंक नहर का मुद्दा उठाते हुए खट्टर ने केंद्र सरकार से नहर के निर्माण के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। हरियाणा विधानसभा द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि यह हरियाणा के लोगों को स्वीकार्य नहीं है। हरियाणा ने चंडीगढ़ पर अपना अधिकार बरकरार रखा है।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद दिल्ली आए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज संसद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राज्य में चल रहे विकास कार्यों जैसे राज्य की सीमा से लगे क्षेत्रों में हिम प्रहरी योजना को लागू करने में केंद्र का सहयोग मांगा है। इस मुलाकात की जानकारी उन्होंने खुद से ट्वीट करके दी और खुद सीएम धामी ने ट्वीट कर लिखा कि आज देश के यशस्वी गृह मंत्री पुष्कर धामी से भेंट करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम आपसे मिल रहे हैं। स्नेह और मार्गदर्शन के लिए आपके आभारी हैं। उत्तराखंड की समस्त जनता भविष्य में भी आपके सहयोग की आकांक्षी रहेगी। उन्होंने आगे लिखा कि मैंने केंद्रीय गृह मंत्री से राज्य के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे जनपदों में हिम प्रहरी योजना को लागू किए जाने हेतु सहयोग का अनुरोध किया है, जिससे देश की सीमाओं को और अधिक सुरक्षित किया जा सके। क्या है हिम प्रहरी योजना, आइए आपको बताते हैं। हिम प्रहरी योजना प्रदेश के पूर्व फौजी और युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों में बसने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। उत्तराखंड सरकार पुलिस, आईटीबीपी और एसएसबी के रिटायर्ड कर्मियों की मदद से अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती जिलों उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ के गांवों से पलायन को रोकने के लिए और दैवीय आपदा में राहत और बचाव अभियान चलाने के लिए एक दल के गठन का प्रस्ताव करते हैं। इस पर करीब 5 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। महंगाई पर बीजेपी को घेर रही कांग्रेस पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि सोनिया जी की चिंताएं हम समझ सकते हैं, क्योंकि वे गांधी परिवार के बाहर नहीं देखती हैं। परिवार के भी सब लोग प्रयास करके देख चुके हैं, खाते खुल नहीं रहे हैं, जमानत जब्त हो चुकी है। पहले राहुल जी ने कमान संभाली तो पश्चिम बंगाल में खाता नहीं खुला। अनुराग ठाकुर ने आगे कांग्रेस से सवाल पूछा कि उत्तर प्रदेश में प्रियंका ने कमान संभाली तो जमानत जब्त हो गई। अब एक बार फिर सोनिया गांधी कमान संभालने वाली है, लेकिन कांग्रेस को लेकर एक ही प्रश्न उठता है कि क्या कांग्रेस एक ही परिवार तक सीमित रहेगी? क्योंकि गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस देखती नहीं है और परिवार के भी सब लोग प्रयास करके देख चुके हैं, खाते खुल नहीं रहे, जमानतें जब्त हो रही हैं और चिंता कांग्रेस की सामने नज़र आती है। पहले राहुल जी ने कमान संभाली तो पश्चिम बंगाल में खाता नहीं खुल पाया। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने कमान संभाली तो जमानतें जब्त हुई, मात्र 2 सीटें जीत पाईं। अब सोनिया जी एक बार फिर कमान संभाली हैं, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर एक ही प्रश्न बार बार उठता है कि आखिरकार क्या एक ही परिवार तक सीमित रहने वाले हैं? क्षमता हो या ना हो, क्या वहीं तक सीमित रहने वाले हैं? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। जब तक कांग्रेस इसको नहीं सुलझा लेती, कांग्रेस की अपनी गुत्थी कभी सुलझने वाली। मुझे लगता है दुनिया भर में जो स्थिति है, अगर आप उसको देखेंगे भी और अपने आस पड़ोस में भी परिस्थितियों को देखेंगे तो आप सही मानेंगे कि आज भारत का नेतृत्व ही जनता ने सही चुना है, जिसके कारण आज देश दुनिया भर में आगे बढ़ रहा है। 180 करोड़ वैक्सीन लगाने का काम भी किया, 80 करोड़ गरीबों को 2 साल से लंबा समय तक मुफ्त में अनाज देने का काम भी किया। महामारी के समय भी लोगों पर मार ना पड़े इसके लिए हर संभव प्रयास किए और अर्थव्यवस्था को बचाकर भी आगे बढ़ाने का काम किया। आप ये भारत में हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, जनता ने अच्छा नेता चुना तब जाकर हुआ है। आप अपने पड़ोसी राज्यों की ओर देख लीजिए, पड़ोसी देशों की ओर देख लीजिए और दुनिया भर में क्या स्थिति, आपको कल्पना हो जाएगी कि क्यों दुनिया भर के लोग मोदी जी को सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के रूप में चुनते हैं, क्योंकि नेतृत्व ऐसा दिया है, उसके कारण ही ये सर्वाधिक लोकप्रिय नेता चुने। मोदी जी ने जिस तरह महंगाई, बेरोजगारी पर कहा है, क्या कुछ कहेंगे इस विषय पर? सोनिया जी की चिंताएं हम समझ सकते हैं, क्योंकि गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस देखती नहीं है और परिवार के भी सब लोग प्रयास करके देख चुके हैं, खाते खुल नहीं रहे, जमानतें जब्त हो रही हैं और चिंता कांग्रेस की सामने नज़र आती है। पहले राहुल जी ने कमान संभाली तो पश्चिम बंगाल में खाता नहीं खुल पाया। उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने कमान संभाली तो जमानतें जब्त हुई, मात्र 2 सीटें जीत पाईं। अब सोनिया जी एक बार फिर कमान संभाली हैं, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर एक ही प्रश्न बार बार उठता है कि आखिरकार क्या एक ही परिवार तक सीमित रहने वाले हैं? क्षमता हो या ना हो, क्या वहीं तक सीमित रहने वाले हैं? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। जब तक कांग्रेस इसको नहीं सुलझा लेती, कांग्रेस की अपनी गुत्थी कभी सुलझने वाली। मुझे लगता है दुनिया भर में जो स्थिति है, अगर आप उसको देखेंगे भी और अपने आस पड़ोस में भी परिस्थितियों को देखेंगे तो आप सही मानेंगे।
देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लगातार सरकार की आलोचना हो रही है। विपक्षी नेता सड़कों से लेकर संसद तक इस मुद्दे को पूरे जोर शोर से उठा रहे हैं। इसी बीच अब एक बार फिर सरकार की तरफ से तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सफाई दी गई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में दावा किया है कि बाकी देशों के मुकाबले भारत में तेल के दाम काफी कम बढ़े हैं। तेल की बढ़ती कीमतों पर सरकार का बचाव करते हुए पेट्रोलियम मंत्री पुरी ने कहा कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत में तेल के दाम 1 से 10 रुपए तक बढ़े हैं। अगर अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 तक तेल की कीमतों की तुलना करें तो अमेरिका में ये 51%, कनाडा में 52%, यूके में 55%, फ्रांस में 50%, स्पेन में 58% दाम बढ़ाए गए, लेकिन भारत में महज 5% ही दाम बढ़े हैं। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में जुटा है। विपक्षी नेता कई बार संसद में इस मुद्दे को लेकर चर्चा का प्रस्ताव रख चुके हैं, लेकिन चर्चा नहीं हो पा रही है, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही पर असर भी पड़ रहा है। विपक्षी नेता लगातार महंगाई और तेल की कीमतों को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस में कुछ विपक्षी नेताओं ने संसद परिसर में भी इसे लेकर प्रदर्शन किया था। विपक्ष का आरोप है कि चुनावों तक सरकार ने तेल के दाम बढ़ने नहीं दिए और अब लगातार जनता की जेब खाली की जा रही है। बता दें कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद तेल के दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। पिछले 15 दिनों में 13 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। रोजाना कुछ पैसों की बढ़ोतरी हो रही है और अब तक करीब 9 रुपये 20 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। तमाम बड़े शहरों में एक बार फिर पेट्रोल के दाम 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। उधर दूसरी तरफ आम आदमी की रसोई पर भी असर पड़ा है, क्योंकि घरेलू एलपीजी की कीमतें भी बढ़ी हैं। फिलहाल सरकार इस मामले पर डिफेंसिव मोड में नजर आ रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इमरान खान पर निशाना साधते हुए मंगलवार को शहबाज शरीफ ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि पाकिस्तान सरकार फेल साबित हुई, संविधान को तोड़ा गया, संविधान को उल्लंघन किया है। उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा कि वो लगातार झूठ बोल रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को महंगाई में डुबो दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पत्र पर कार्यवाहक पीएम नियुक्त करने पर पाकिस्तान नेशनल असेंबली में एलओपी शहबाज शरीफ ने कहा कि मुझे अंतरिम पीएम के संबंध में राष्ट्रपति अलवी का कोई पत्र नहीं मिला। एक बार पत्र आने के बाद हम अपने नेताओं और भागीदारों के साथ चर्चा करेंगे। की साफ अल्फाज में बात नहीं की। आज मैं अदालत उज़्मा से भी मुल्तमिस हूँ, अपने वकीलों के जरिए हम ये मुतालबा अदालत उज़्मा के सामने रखेंगे ताकि वो बराए करम इस बात का जायजा लें और कोई फोरम बना दें जिसमें ये बात रोजे रोशनी की तरह अया हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि अगर खुदा न खास्ता क्या ये हमने 3.5 साल से मुतालबा नहीं कर रखा था कि ये एक जाली और झुर्रू की पैदावार ये हुकूमत है, ये वजीर आज़म है, और फिर 3.5 साल, 3.25 साल जिस अजाब में, महंगाई के अजाब में इसने कौम को मुब्तला कर रखा है। ये हमारा मुतालबा तो डे 1 से था। जब हमने आईनी और कानूनी तौर पर ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की हमने मोशन पेश की, उसके बाद गद्दारी के नारे लग गए। लिहाजा आज वक्त आ गया है कि हमारे सिपा सलार अफवाज पाकिस्तान के, जिनकी बड़ी कदर मंजरत है, कुर्बानियां हैं पाकिस्तान के दफा के हवाले से, वो आज उस बात का अंदिया दें। क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में जो मिनट्स पास हुए जिसमें बाहर की बैन अल-अक़वामी साजिश और ऑपोजिशन का कोई रोल है, तो फिर खुदारा इस बात को सामने लेके आए। क्या वो मिनट्स उन्होंने साइन किए गए? क्या वो मिनट्स उन्होंने देखे, वेट किए? और इस्टेब्लिशमेंट ने या जिस महकमे ने भी वो मिनट्स बनाए हैं, क्या उनकी अप्रूवल थी? ये वो सवालात हैं जो आज पूरी कौम सुनना चाहती है। बहुत आप क्या कहेंगे कि जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है अपनी अथॉरिटी इस्तेमाल कर रहे हैं और बार बार प्रेशराइज कर रहे हैं कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए नॉमिनेशन की जाए, तो इन तमाम हालात के बारे में मुझे अभी तक एज ए स्पीक मुझे कोई सदर अलवी का खत बतौर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के नहीं मिला। टेलीविजन पर चल रहा होगा। बाज़ाब्ता मैं अभी इस वक्त 12 बज गए हैं और आज 5 तारीख है। एज आई स्पीक आई हैव नॉट रिसीव्ड ऑफिशियली एनी लेटर फ्रॉम प्रेसिडेंट अलवी, जिन्होंने आइन को अपने पांव तले रौंदा है और आइन शिकनी की है। जब वो खत आएगा तो जरूर हम अपने वकला और अपने तमाम इत्तेहादी जो पार्टनर्स हैं उनसे हम
उनसे हम बात करेंगे और फिर अपना मशवरा करेंगे। लेकिन इस वक्त तो खुद अलवी साहब जो है और इमरान खान न्याजी वो आइन शिकनी के मुर्तकब हैं, उसका पहले फैसला होगा, अगली बात बाद में होगी। मरियम औरंगजेब साहबा गवाह हैं। इन्होंने मुझे शायद 5 तारीख को उस दिन बताया कि जी 5 बजे बताया कि आपको दावत आई है कि आपने उस हाउस की जो ज़ैली कमेटी है, डिफेंस कमेटी, उसमें आपको शरकत दावत जुबानी। मैंने पूछा कि बाकी जो अकाबरीन हैं मुतहदा अपोजिशन के, उनको दावत आई? इन्होंने पता करके बताया उनको किसी को दावत नहीं आई। तो ये क्या भोंडा मजाक है कि मुझे अकेले को और वो भी जुबानी एट 11th आवर बुलाया जाए? हम इनके गुलाम हैं क्या? क्या कोई तरीका नहीं है? एक तरीका है, आप इन राइटिंग आप मुझे इन्विटेशन देंगे, जुबानी कलामी में मैं जाऊं और मेरी वहां पर वो कहेंगे आपको तो बुलाया नहीं। व्हाट इज दिस? दिस क्रूअल जोक कैन नॉट बी टॉलरेटेड। नेशनल न्यूज एनालिसिस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जन सेतु जन से सरोकार।